गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उसमें हमने एक टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको कराई थी। वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम आपको सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको। सेम जो हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव किया था कि वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। उसी प्रकार से आज हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को प्रूव करेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम सोल्यूट का मोलर मास निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। कैसे इंक्रीज हुआ ये अभी हम स्टडी करने वाले हैं। बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है अभी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट बेटा कैसे बढ़ता है। मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं इसको समझने के लिए। देखो बेटा हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं बेटा, कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर मैं भर लेता हूं बेटा वाटर फिलअप कर लेता हूं। इसमें पानी भर दिया है, प्योर वाटर है, ध्यान रखना इसको, दिस इज प्योर वाटर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इस वाटर के सरफेस के ऊपर क्या रहेंगे, सिर्फ केवल वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे बेटा। और यही क्या एक्सर्ट करेंगे इसके सरफेस के ऊपर, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अगर आप इसको ऊपर से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी यदि ऊपर से ओपन है तो ये वेपराइज होकर सराउंडिंग में चले जाएंगे। क्लियर सी बात है। अब देखिए ये जो वेपर्स होते हैं बेटा इनके ऊपर भी प्रेशर लगता है। कौन लगाता है इनके ऊपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक गैसें लगाती हैं, जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। क्या बोलते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जो सराउंडिंग हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, इस सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगाया है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये जो वेपर्स बने इस लिक्विड के, जो प्योर वाटर था उसके जो वेपर्स बने वो भी उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। अब देखिए जब तक ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा होगा और इस लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर कम होगा तब तक ये लिक्विड बॉयल नहीं करेगा। ये कब बॉयल करेगा बेटा, ये बॉयल करेगा जब ये वाला प्रेशर, इस लिक्विड के वेपर का प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर के मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो ये लिक्विड बॉयल करने लगेगा। ये कॉमन सी बात आपको समझ में आई। मतलब कहने का ये है एनी लिक्विड और या फिर आप कहें और सॉल्यूशन बॉयल, कोई भी लिक्विड या सॉल्यूशन जो होता है वो बॉयल करता है व्हेन इट्स वेपर प्रेशर becomes इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा, becomes इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये बॉयल नहीं करेगा। ठीक है भी, अगर ऊपर वाले मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये वाला प्रेशर कम रहता है तो ये लिक्विड बॉयल नहीं करेगा। ठीक है भी। तो हम देखिए प्योर वाटर के केस में देखते हैं जब उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके हीट करते हैं, इतने टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो बेटा हमें पता चला कि ये इस प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है, इन वेपर्स का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और उसी टेम्परेचर पे वाटर जो होता है बेटा वो बॉयल करता है। क्लियर सी बात है ये। चलिए ये तो प्योर वाटर के लिए हुआ बेटा। अब मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन बना लेता हूं। हम तो चेक कर रहे हैं ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो बेटा इसके अंदर अब मैंने लिया है सॉल्यूशन। आपने प्रीवियस वीडियो में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में जो सॉल्यूशन लिया था वो किसका लिया था बेटा, आपने शुगर लिया था। शुगर को किस में मिक्स किया था, वाटर के अंदर मिक्स किया और जो सॉल्यूशन आपके पास बना वो शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है ना। इसकी खासियत क्या थी, ये डाइल्यूटेड होना चाहिए भी, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब शुगर का अमाउंट काफी कम होना चाहिए। जब आप सॉल्यूशन बना देते हो तो प्योर वाटर के कंपैरिजन में कुछ पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर लेता है बेटा, शुगर के पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और उस कंडीशन में क्या होगा,
ये जो पार्टिकल हैं ये वेपराइज नहीं होंगे, तो वेपर किसके बने? सिर्फ केवल वाटर के पार्टिकल वेपराइज हुए। अब देखिए अगर मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा बॉयल कर रहा हूं, कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं बॉयल कर रहा हूं तो मुझे पता चला 100 डिग्री पे ये ब्लॉकेज हो गई है, ये वेपराइज नहीं हो रहे, तो सिर्फ वेपर ये बन रहे हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उतने वेपर तो नहीं बन पाए। अब अगर उतने वेपर नहीं बने तो ऊपर वाला जो प्रेशर है अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इस सॉल्यूशन को यदि आप 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे, तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ऊपर वाले प्रेशर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अब यहां पे शुगर पार्टिकल नॉन वोलाटाइल नेचर का उसके आ गया है, उसके वेपर बनेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब हमें इसको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भी ज्यादा हीट करेंगे और ज्यादा वेपर्स बनेंगे, यहां से वाटर के और ज्यादा वेपर्स निकलेंगे, और जब ज्यादा वेपर्स निकलेंगे तब उस कंडीशन में ऊपर वाला प्रेशर नीचे वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन क्या करने लगेगा? बॉयल करने लगेगा। तो पहले तो प्योर वाटर 100 पे बॉयल कर रहा था, शुगर डालने के बाद हो सकता है ये 110, डिपेंड करता है शुगर का कितना अमाउंट आपने उसके अंदर मिलाया है। तो भाई 110 पे भी बॉयल कर सकता है, 120 के ऊपर भी बॉयल कर सकता है। मतलब कहने का ये हुआ कि भी एक 100 डिग्री सेल्सियस से सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है बेटा वो इंक्रीज हुआ ना। तो पहले के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बढ़ा, और इन दोनों प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया, अगर अभी देखें हम कितना डिफरेंस दिखा रहे हैं बेटा, ये 110 और ये 100, तो कितने का डिफरेंस आया? अभी 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। इसी को बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। एक जनरल एग्जांपल लिया मैंने, इसी को क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है भी, ये बात समझ आई आपको? तो चलिए बेटा आप इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बेटा डिफाइन करिए। The difference in boiling temperature, the difference in boiling temperature of pure solvent and solution और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड elevation in boiling point, इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको डिनोट किससे किया जाता है? डेल टी बी से डिनोट किया जाता है, डेल टी से। क्लियर है? अब देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बेटा एक नाम और दिया जाता है। क्या नाम देते हैं भी? आल्सो कॉल्ड, इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बेटा इब्लियोस्कोपी। क्या बोलते हैं? इब्लियोस्कोपी। ये टर्म भी यूज करते हैं इसके लिए, इब्लियोस्कोपी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब हम इसको ग्राफ से अच्छे से समझेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई टेम्परेचर में किस प्रकार से इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि a solution contain non volatile solute has increased its boiling point, explain why, क्या रीजन होता है? तो हम लिखेंगे बिकॉज इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जब वाटर के अंदर मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसके वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो जाते हैं, जिसके कारण उसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। ठीक है ना? चलिए अब बेटा आगे देखिए, हम एक ग्राफ के माध्यम से इसको अच्छे से समझेंगे भाई। ठीक है, ग्राफ हम बना लेते हैं। देखिए बेटा, एक साइड मैं ले लेता हूं वेपर प्रेशर, एक साइड में वेपर प्रेशर लूंगा। अच्छे से ग्राफ बनाते हैं हम ये। ठीक है, तो एक साइड में हम ले लेते हैं बेटा वेपर प्रेशर, ये अपने पास हो जाता है भी वेपर प्रेशर इस एक्सिस पर, और इधर मैं ले लेता हूं बेटा टेम्परेचर। क्या ले लेते हैं हम? टेम्परेचर। क्लियर सी बात है ये? ठीक है ना? 0 डिग्री सेल्सियस से मैंने स्टार्ट किया, ये 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे सपोज करिए ये जो वेपर प्रेशर होता है ये 1 एटमॉस्फेरिक होता है। कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक। ये लाइन मैंने यहां पे खींच दी है, ये लाइन इंडिकेट कर रही है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सपोज करो यहां पे है 25
डिग्री सेल्सियस मैंने यहां पे लगा लिया, दिस इज 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मैं सबसे पहले क्या लेता हूं बेटा, एक प्योर लिक्विड लेता हूं, मतलब वाटर ले लिया मैंने, प्योर वाटर। प्योर वाटर जो 25 डिग्री सेल्सियस पे यहां पे इसका ये सॉल्यूशन है भी, नहीं सॉरी प्योर वाटर है, दिस इज प्योर वाटर। प्योर वाटर का रूम टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर था वो रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे मैंने प्योर वाटर लिया, तो इसके ऊपर प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर था वो कितना था, इतना था भाई। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ये जो नोट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाता है भी दिस वन, वेपर प्रेशर ऑफ, ये तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है, ठीक है। अब देखिए यहां पे सॉल्यूशन रखा, नहीं सॉरी यहां पे लिक्विड जो वाटर हमने कंसीडर किया है 25 डिग्री सेल्सियस पे है। अब इतना वेपर नहीं है कि उसका 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाए। कितना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है भी, इतने वेपर्स का डिफरेंस है। अगर इतने वेपर्स और बन जाते तो ये बॉयल होने लग जाता ये। तो मैंने क्या किया भाई, इतने वेपर्स के लिए मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया। हीट करना स्टार्ट किया तो बेटा इसके वेपर्स बढ़े, मैंने देखा इसके वेपर्स बढ़े, इस प्रकार से करवाई ये, ठीक है, इसके वेपर्स बढ़े और हीट किया बेटा, लेकिन क्योंकि अभी तो उसके बराबर नहीं हुआ ना, अगर इसको देखेंगे तो अभी भी कमी रह गई। फिर मैंने इसको और हीट किया बेटा, अभी भी कमी रह गई, और हीट किया, अभी भी कमी रहेगी, फिर और हीट किया। तो अल्टीमेटली मैंने देखा कि ये जो टेम्परेचर था दिस वन, ये जो टेम्परेचर आया, इस टेम्परेचर पर मैं चेक करूंगा ये टेम्परेचर कितना था। प्योर वाटर के लिए मैंने देखा ये जो टेम्परेचर था ये 100 डिग्री सेल्सियस था भाई, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर, और वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर जाकर ये क्या करने लग जाता है, बॉयल करने लग जाता है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। क्लियर सी बात है भाई। अब देखिए मान लीजिए ये तो प्योर वाटर की बात थी, ये प्योर सोलवेंट की बात थी, मतलब प्योर वाटर था ये, सोलवेंट की करती। अब सॉल्यूशन ले लेता हूं बेटा उसी टेम्परेचर पे, तो जिस टेम्परेचर पे वाटर के वेपर प्रेशर इतने थे उसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन के वेपर कम होंगे ना, ये तो आप समझते हो, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर डाला हुआ है तो वेपर कम हो जाएंगे, उसी टेम्परेचर पे वेपर कम हो जाएंगे। अब मैं इसको बॉयल करने जा रहा हूं तो भाई हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया, वेपर बढ़े। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया है, लेकिन ये सॉल्यूशन बॉयल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर अभी इतना आया है, होना चाहिए इतना। तो मैं इसको और हीट करता हूं बेटा, और हीट किया, और यहां पे जाके इस टेम्परेचर पे, ये जो टेम्परेचर है इस पे जाके ये बॉयल कर गया। अब हो सकता है ये 110 हो, 120 हो, ये डिपेंड करेगा कि आपने शुगर कितना मिलाया था, ये तो निर्भर करेगा कि आपने शुगर कितना मिलाया था उस वाटर के अंदर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो ये अपने पास आ गया बेटा बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, दैट इज TB, ठीक है भी, और ये 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो गया। ये किसका था, ये प्योर सोलवेंट का था। यहां पे हम लिख लेते हैं एक टर्म को, T नोट B क्या होगा, दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है। और TB क्या है बेटा, TB है भी बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, ठीक है ना, प्योर वाटर का इतना था और सॉल्यूशन का इतना हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस इन बॉइलिंग टेम्परेचर, दैट इज डेल TB। तो डेल TB क्या हुआ भाई, डेल TB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया भी आपको। डेल TB आप निकालोगे कैसे निकलेगा बेटा, डेल TB दैट इज इक्वल टू ये TB बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, TB माइनस T नोट B बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
देखो बेटा, इस तरीके से हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया ग्राफ के माध्यम से। हमने ग्राफ आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, एक्सप्रेशन क्या आई अपने पास बेटा? एक्सप्रेशन आ गई अपने पास डेल टी बी दैट इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट बी। ठीक है ना? अब देखिए, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया गया, क्या पता लगाया गया? फाउंड दैट, ये पता लगा भाई कि डेल टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर दिस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है भी, सॉरी, एम के प्रोपोर्शनल है। एम क्या है बेटा अपने पास यहां पे? एम बेटा यहां पे मोलैलिटी है। आपने पढ़ा है ना, इट इज ए कंसंट्रेशन टर्म। क्या है ये? कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी है। और मोलैलिटी होता क्या है बेटा? एम दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वेट ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई बाई 1000। 1000 से मल्टीप्लाई कब करोगे? जब इसको आप वेट को ग्राम में लोगे। अगर किलोग्राम में लोगे तो NB अपॉन WA ही आएगा। ठीक है भी, ये आपने मोलैलिटी के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए डेल टी बी दैट इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया बेटा मैंने, यहां पे एक अनोदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया। जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो उसको एक अनोदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से रिप्लेस करूंगा। यहां पे एक अनोदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया KB। KB क्या है बेटा? KB जो है दैट इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है बेटा। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं बेटा दैट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए भी डिफाइन करते हैं अब हम इस टर्म को, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग, सॉरी, इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को वहन m ऑफ सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है m जो है किसके बराबर हो जाए? इज यूनिटी। किसके बराबर हो जाए? यूनिट के बराबर हो जाए। मतलब m इज इक्वल टू 1, 1 के बराबर हो जाए। तो ये वैल्यू बेटा इसके अंदर पुट करना, क्या हो जाएगा भाई? डेल टीबी दैट इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई बाई 1। इसका मतलब है डेल टीबी किसके बराबर आ जाएगा बेटा? KB के बराबर आ जाएगा। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे थे हम, क्या होगा? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल टीबी। डेल टीबी व्हाट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप कह सकते हो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही होता है, लेकिन कब? जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी किसके बराबर ली जाए? 1 के बराबर ली जाए। तो आप KB को डिफाइन कर सकते हैं बेटा यहां से, जिसको आपने क्या बोला है? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर आप क्या कह रहे हो? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कह रहे हो? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है भी ये? तो हम लिखेंगे भी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when molality of solution is taken as unity। बेटा जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो है वो यूनिटी ली जाएगी तो उस कंडीशन में KB डेल टीबी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये बात भी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको अगर आप इक्वेशन 1 मानते हो तो यहीं पे आ जाइए। डेल टीबी दैट इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई बाई M। M की वैल्यू यहां पे देखा आपने, तो रखो भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ M डेल टीबी दैट इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई बाई NB। NB क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन WA वेट ऑफ सोलवेंट। किसमें? ग्राम में। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना?
ये आ गया अपने पास। इस एक्सप्रेशन से बेटा आपको क्या नजर आ रहा है, इस एक्सप्रेशन से नजर आ रहा है डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी, del TB directly proportional to NB. It means elevation in boiling point is directly proportional to NB. It means it is a colligative property. कॉमन सी बात है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो यहाँ पे del TB किस पे निर्भर कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इट मीन्स इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप इसको एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चल लेते हैं। ग्राफ आपको समझ आ गया। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम पहले प्रूव करेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और उसके बाद बेटा फिर हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि आप इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सोल्यूट का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं। बताया था ना मैंने। तो चलिए हमने उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया है बेटा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब इसी से सोल्यूट का मोलर मास आप कैसे निकालेंगे, जो एक्सप्रेशन आई है बेटा वो लिख लीजिए। क्या एक्सप्रेशन आई है अपने पास, डेल टी बी दैट इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई एन बी मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन डब्ल्यू ए वेट ऑफ सोलवेंट। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया आप, वी नो दैट, हम ये जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। जानते हैं आप ये बात? अगर ये जानते हैं तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए, डेल टी बी दैट इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई एन बी की जगह बेटा ये रखोगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाई 1000, नीचे क्या है डब्ल्यू ए। तो अपने पास क्या हो गया, ये के बी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ए, एंड दिस इज डेल टी बी। ये अपने पास आ गया बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां से हमने कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास निकालना था, तो एम बी ये रहा अपने पास, एम बी को इधर ले जाओ, एम बी दैट इज इक्वल टू डेल इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भी डेल टी बी और मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ए। ये मोलर मास आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं।